नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बुध के विभिन्न लग्नों में शुभता और अशुभता के आधार पे जो मैंने श्रृंखला शुरू की थी उसमें आज लेकर आए हैं कर्क लग्न की चर्चा। यानी आज हम जानेंगे कि कर्क लग्न में बुध 12वें भाव में क्या प्रभाव देते हैं, कहाँ बुध शुभ होते हैं और कहाँ बुध अशुभ हो जाते हैं। बुध की चर्चा शुरू करने से पहले आइए जानते हैं बुध के बारे में सामान्य परिचय। बुध कन्या और मिथुन ये दो राशियों के स्वामी होते हैं और कन्या राशि में ही बुध उच्च के माने जाते हैं, जबकि मीन राशि के बुध नीच राशि के माने जाते हैं। बुध के गुण या बुध के अधिकार क्षेत्र की चर्चा की जाए तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि यह व्यापार को, वाणी को, याददाश्त शक्ति को, वाक्य शक्ति को एवं लेखन कला को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ यह भाषा को सीखने सिखाने की कला को नियंत्रित करते हैं, भाषा में दक्षता देते हैं। विद्या हो, ज्ञान हो, चतुराई हो, बुद्धि हो या चित्रकला हो, शिल्पकला हो इत्यादि चीज़ों को बुध नियंत्रित करते हैं। मन को भी बुध कुछ हद तक नियंत्रित करते हैं। यानी बुध के कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो बुद्धिमत्ता को बुध नियंत्रित करते हैं। किसकी कैसी बुद्धि होगी, उस बुद्धि के बल पे वह क्या सफलता प्राप्त करेगा, कहाँ किस चीज़ में उसकी रुचि होगी इत्यादि सारी चीज़ों को बुध बताते हैं। बुध की कर्क राशि में क्या स्थिति होती है, इसके लिए सबसे पहले चार्ट में हम देखते हैं कि बुध किन भावों के अधिपति हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि कन्या राशि तृतीय भाव में आती है और मिथुन राशि द्वादश भाव में आती है। ये दोनों भाव अशुभ भाव माने जाते हैं। तृतीय भाव तुष्टाय भाव के रूप में एक अशुभ भाव है, जबकि द्वादश भाव त्रिक भाव के रूप में एक अशुभ भाव है। अतः दो अशुभ भाव के स्वामी होकर बुध कर्क लग्न के जातकों के लिए अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। यानी कर्क लग्न में बुध अशुभता विशेष रूप से देते हैं। आइए चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बुध का लग्न में विराजमान होना क्या फलाफल देगा। लग्न में बुध के विराजमान होने से बुध आपको अपने आत्मबल में कमी को दर्शाता है। विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं। आप अपने व्यवहार को इस तरह का रखते हैं, इस तरह का सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पर ज़्यादा आप गुणन मंथन करते रहते हैं। यानी कर्क राशि का बुध आपके मानसिक शक्ति को चिंता युक्त बना देता है, यानी आप चिंता में पड़े रहते हैं। दूसरे भाव में बुध की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ बुध सिंह राशि के हो जाते हैं। सिंह राशि के बुध आपको वाणी की तीव्रता देता है, यानी आप बोलते समय मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। क्रोध और आवेश में आकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे व्यर्थ का झगड़ा झंझट लग जाए। यानी यहाँ बुध स्थित होकर आपको वाद विवाद में फंसा सकते हैं। वाणी की तीव्रता बुद्धि की कमी को दर्शाता है, यानी मामला को समझे बिना ही आप अनावश्यक कुछ न कुछ बोलने की आदत में रहते हैं। अतः यहाँ भी बुध कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव आपको देता है। बुध तृतीय भाव में उच्च राशि के हो जाते हैं। यहाँ बुध अब आपको बुद्धिमत्ता विशेष रूप से देगा, क्योंकि बुध का उच्च होना, बुध शुभ हो या अशुभ हो, उच्च राशि में बुध विराजमान होकर बुध अपने नैसर्गिक गुणों को अवश्य देते हैं। और बुध के नैसर्गिक गुण यानी बुद्धिमत्ता, चतुराई जैसे चीज़ों को आप में विशेष रूप से देते हैं। यानी उच्च राशि का यह बुध तृतीय भाव में कर्क लग्न में भी शुभ परिणाम ज़्यादा देंगे। तृतीय भाव के बाद अगर हम चर्चा करें तुला राशि में विराजमान होकर बुध के चतुर्थ भाव में विराजमान होने की, यहाँ बुध स्थित होकर आपको रोजी रोजगार कार्य क्षेत्र को लेकर बाधा विघ्न खड़ी कर देते हैं। यह बुध आपको भावनात्मक भी बनाते हैं, यानी आप भावना में आकर ही कोई कार्य करते हैं। जहाँ भी कार्य या रोजगार करते हैं आपका मन अगर वहाँ लगता है तब उस कार्य में बने रहते हैं, अन्यथा उस कार्य को शीघ्र छोड़ देते हैं। आवास मकान को लेकर भी यह बुध शुभ संकेत नहीं देता है। आप अपने परिवार में भी बाधा विघ्न महसूस करते हैं, यानी घर का वातावरण भी शांत नहीं दिखता है। घर में भी कलह, लड़ाई झगड़े इत्यादि होते रहते हैं। यदि चर्चा की जाए पंचम भाव में वृश्चिक राशि के बुध के बारे में, पंचम भाव में बुध का विराजमान होना परिवर्तन पसंद
स्वभाव का बनाता है। यानी आप किसी चीज़ में परिवर्तन आसानी से पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि नए लोगों से मिले, नए जगह पे जाएं, नए तरह का ज्ञान अर्जन करें। विद्या बुद्धि विवेक को लेकर अनेक रुचि रहती है, परंतु यह अशुभ बुद्ध रुचि की अधिकता तो देता है, परंतु किसी कार्य में दक्षता प्राप्त नहीं होने देता। यानी आप अनेक कार्य करते हैं पर किसी कार्य के मास्टर नहीं हो सकते। इस वजह से जीवन में बाधा विघ्न और सफलता में कमी देखने को मिलता है। छठे भाव के बुद्ध को अत्यंत अशुभ बुद्ध मानना चाहिए, क्योंकि यह बुद्ध आपको न केवल वाणी बुद्धि में कमी देता है, बल्कि आपको नर्वस होने का रोग, डिप्रेस होने का रोग, निराशा, अवसाद जैसे चीज़ों को देता है। रोग ऋण शत्रु के भाव में बुद्ध विराजमान होकर पूर्णतः निर्बल हो जाते हैं। निर्बल बुद्ध बुद्ध के नैसर्गिक गुणों में भी कमी ला देते हैं। आप में ज्ञान, बुद्धि, चतुराई इत्यादि गुणों में कमी दिखती है। यानी बुद्ध का यहाँ विराजमान होना शुभ स्थिति नहीं कही जाएगी। अगर हम चर्चा करें सप्तम भाव में बुद्ध के विराजमान होने की, सप्तम भाव विवाह भाव और साझेदारी का भाव है। यहाँ बुद्ध के विराजमान होने से इन चीज़ों में बाधा विघ्न और अड़चन विशेष रूप से देखने को मिलता है। यहाँ बुद्ध के विराजमान होना बुद्धि के चलते अपयश का पात्र भी बनाता है। यानी साझेदार हो या वैवाहिक संबंध हो, यहाँ जो आप वाणी और बुद्धि का प्रयोग करते हैं जिससे आपको हानि उठानी पड़ती है। सप्तम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें अष्टम भाव के बुद्ध की, अष्टम भाव में बुद्ध भी आपको केवल गुप्त ज्ञान, अंतरात्मा का ज्ञान इत्यादि चीज़ों में तो शुभ परिणाम देते हैं, परंतु वाद विवाद, परिवार से झगड़ा झंझट जैसे चीज़ों को भी यह देते हैं। आप अपने वाणी के चलते विशेष रूप से विवाद में फंसते हैं। आपकी वाणी अत्यंत रूखी होती है। आप बोलते समय किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। आवेश में आकर आपके द्वारा बोली गई बात किसी को दुखित कर देता है, जो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। नवम भाव की अगर चर्चा की जाए तो नवम भाव में बुद्ध नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं। एक अशुभ ग्रह का नीच राशि में विराजमान होना उसके अशुभता में कमी ला देता है। यानी यहाँ बुद्ध विराजित होकर उतने अशुभ फल नहीं देते हैं जितना कर्क लग्न के लिए बुद्ध अशुभ दे सकते हैं। यानी बुद्ध का यहाँ विराजमान होना बुद्ध के कुछ गुणों को बढ़ा देता है, परंतु बुद्ध के नैसर्गिक गुण वाणी, बुद्धि, विवेक और निर्णय क्षमता इत्यादि चीज़ों को लेकर यह बुद्ध अत्यंत नकारात्मक हो जाते हैं, क्योंकि नीच राशि के बुद्ध के नैसर्गिक गुणों को शून्य कर देते हैं। यानी आप निर्णय क्षमता में कमी महसूस करते हैं, विद्या, बुद्धि, चतुराई में कमी महसूस करते हैं, आसानी से लोगों के बातों में आकर अपना समय और धन बर्बाद करते हैं। नवम भाव के बाद अगर चर्चा की जाए मेष लग्न के, मेष राशि के बुद्ध की, मेष राशि में बुद्ध अत्यंत बलवान स्थिति में आ जाता है। यह अग्नि तत्व प्रधान राशि बुद्ध के गुणों को बढ़ा देता है, परंतु अशुभ बुद्ध के गुणों का बढ़ना अशुभता में वृद्धि का घोतक होता है। यानी रोजी रोजगार, कार्य क्षेत्र को लेकर बाधा विघ्न आ जाती है। यह वाणी और बुद्धि को इस प्रकार से भ्रष्ट कर देती है कि आप सही समय पर सही निर्णय ले पाते, सही समय पर सही बुद्धि नहीं लगा पाते, जिसके वजह से रोजी रोजगार को लेकर बाधा विघ्न महसूस करते हैं, कार्य क्षेत्र में बाधा विघ्न महसूस करते हैं, वातावरण उलझा हुआ रहता है, सहकर्मियों का सहयोग कम प्राप्त होता है, इत्यादि चीज़ों से आपके जीवन में नकारात्मक फल देखने को मिलते हैं। यदि चर्चा की जाए बुद्ध के एकादश भाव में स्थित होना, एकादश भाव आय भाव और मित्रों का, सहयोगों का भाव माना जाता है। यहाँ बुद्ध विराजमान होकर कुछ न कुछ ऐसे मित्रों से संगत बनाते हैं जिससे आप गलत राह में चल जाते हैं। यानी अच्छे मित्रों का ना मिलना इस बुद्ध का निशानी है। बुद्ध का यहाँ स्थित होना आय में भी बाधा विघ्न खड़ी करता है। कुछ आय जो आप प्राप्त करते हैं अपने बुद्धि के कमी के चलते, अपने गलत मित्रों के चलते, उस आय से भी हाथ धोते हैं। यानी खर्च की अधिकता बढ़ जाती है, अनावश्यक कार्यों में खर्च करते हैं। चर्चा की जाए द्वादश भाव में स्वगृही बुद्ध के विराजमान होने की, यहाँ बुद्ध का विराजमान होना बुद्ध के अशुभता को कम कर देगा, क्योंकि स्वगृही का बुद्ध के नैसर्गिक गुणों को तो बढ़ा देते हैं। हालांकि यहाँ बुद्ध कुछ निर्बल हो जाते हैं, परंतु निर्बल बुद्ध भी अपने नैसर्गिक गुणों को अवश्य देते हैं। आप में वाणी, बुद्धि, विद्या विशेष रूप से होती है, आप में चतुराई विशेष रूप से होती है, और विद्या और बुद्धि के बल पे आप धनार्जन भी कर पाते हैं। साथ ही साथ व्यय स्थान पे यह बुद्ध
वैसे चीज़ों से बचाता है जो व्यर्थ के व्यय कहे जाते हैं, यानी अनावश्यक खर्च से बढ़कर, यानी अनावश्यक खर्च से बचकर आप कुछ धनार्जन कर पाते हैं, धन संग्रह कर पाते हैं। यानी बुध का द्वादश भाव में स्थित होना कुछ शुभ परिणाम आपके जीवन में देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कर्क लग्न में बुध दो अशुभ भाव के स्वामी होकर एक अशुभ ग्रह बन जाते हैं और कर्क लग्न के 12वें भाव में कुछ ना कुछ अशुभता ही देते हैं। कहीं ज़्यादा अशुभ होते हैं, कहीं कुछ मिले जुले प्रभाव रखते हैं। यानी कर्क लग्न के जातकों के लिए बुध एक शुभ ग्रह नहीं है। बुध के अशुभता को दूर करने के लिए या दूषित बुध को दूर करने के लिए, दूषित बुध के प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। उपायों की अगर चर्चा की जाए तो अशुभ बुध के प्रभाव को दूर करने के लिए बुध से जुड़े पूजा पाठ, जैसे बुध कवच का पाठ, बुध स्तोत्र का पाठ, माता दुर्गा का पूजा पाठ जैसे चीज़ों को अवश्य करना चाहिए। इसे करने से बुध के प्रभाव बढ़ते जाते हैं, बुध शुभ होते जाते हैं। बुध के मूल बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का भी पाठ करना बुध के शुभ गुणों को बढ़ा देता है। बुध जिन जातकों के कुंडली में शुभ परिणाम दे रहे हो उन्हें बुध का यह यंत्र मनवाकर गले में अवश्य धारण करना चाहिए। बुध के अशुभता को दूर करने के लिए बुध के वस्तुओं का दान का भी महत्व बताया गया है। यदि दान की चर्चा की जाए तो बुध की वस्तुएं हैं कांस्य, यानी कांसे की वस्तु, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, हरे रंग की वस्तुएं इत्यादि चीज़ें बुध की वस्तुएं मानी जाती है। इनका दान करना भी बुध की अशुभता को कम कर देता है। तो यदि आप अशुभ बुध से पीड़ित हैं, बुध की अशुभता की वजह से परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। हालांकि बुध जब शुभ परिणाम देते हों तो इन चीज़ों के दान करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो आज के लिए इतना ही। हमसे अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।